हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूजीलैंड सीरीज से पहले दिग्गज क्रिकेटर ने लगाए सबसे बड़े आरोप पाकिस्तान पर। जी हां दोस्तों, आप भी इनके बयान को सुनकर जाएंगे चौंक। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इन्होंने पाकिस्तान को लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को फोन करके भारत विरोधी लोगों को लेकर कह दी है बहुत बड़ी बात। बताएंगे दोस्तों पीएम मोदी जी ने क्या कहा, और साथ ही साथ बताएंगे जहां कश्मीर की तस्वीर बदलता दिखाई दे रहा है। G20 मीटिंग से पहले स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है श्रीनगर। और साथ ही साथ दोस्तों ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार ने दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां, पुरानी पेंशन योजना पर सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर बताएंगे दोस्तों क्या है ये खबर। तो हर तरह की सारी जानकारी बताने वाले हैं, इसलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां न्यूजीलैंड सीरीज से पहले दिग्गज क्रिकेटर ने लगाए बड़े आरोप। कहा पाकिस्तान में रहना जेल से कम नहीं। जी हां, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 व वनडे सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। 14 अप्रैल से 7 मई तक दोनों देशों के बीच ये सीरीज होने वाली है, यानी आज से शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान के ऊपर कुछ बहुत बड़े आरोप लगे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और कमेंटेटर का नाम सामने आया है। इस दिग्गज ने यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान में रहना जेल जैसा रहता है। इतना ही नहीं, वो एक बार ऐसी स्थिति में भी पहुंच गए थे जब कई दिनों तक उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL और इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के जाने माने कमेंटेटर साइम डूल ने पाकिस्तान में मेंटल टॉर्चर होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हाल के ही दिनों में डूल बाबर आजम पर अपने बयानबाजी के लिए चर्चा में ये आए थे। अब उन्होंने यहाँ ये तक कह डाला है कि पाकिस्तान में जेल की तरह रहने जैसा है और वो वहाँ भूखे तक रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया है कि भगवान का शुक्र रहा कि मैं वहाँ से बाहर जा सका। उन्होंने जियो न्यूज से बात करते हुए इस बात को कहा। जी हाँ, साइमन डूल ने जियो न्यूज से कहा कि पाकिस्तान में रहना जेल जैसा है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, जबकि बाबर आजम के फैंस बाहर इंतजार भी कर रहे थे। मैं बिना खाने के कई दिनों तक रहा, मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मैं वहां से किसी भी तरह बाहर निकल पाया। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान गरीबी की मार तो झेल ही रहा है, लेकिन अब चारों तरफ से हर कोई अब पाकिस्तान के लिए नेगेटिविटी और गलत बातें कह रहा है दोस्तों, जो कि वाकई में सच्चाई भी है। अब पूरे विश्व को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की हकीकत क्या है। और ये बात भारत शुरू से बताता आ रहा है, उसके बावजूद भी पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे। बहरहाल अब खुद ही हर कोई पाकिस्तान की रियलिटी को लेकर जवाब दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा सके शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बदलते कश्मीर की नई तस्वीर। G20 मीटिंग से पहले स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा श्रीनगर। बता दें कश्मीर के खुशनुमा मौसम और इसकी खूबसूरती की वजह से इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत न सिर्फ आपको श्रीनगर की सड़कें, पार्क और फुटपाथ एक नए रंग में देखने को मिलेंगे, बल्कि श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक और घंटा घर में भी नयापन देखने को मिलेगा। फिलहाल लाल चौक, झेलम रिवर और आसपास के कई इलाकों में दिन रात काम तेजी से जारी है। बहरहाल दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो श्रीनगर गए हुए हैं जम्मू कश्मीर, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत के M777 की मार से अब बचना नामुमकिन। 150 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन होगा धुआं धुआं। बता दें अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने M777 होवित्जर के लिए 155 मिलीमीटर के अत्याधुनिक आर्टिलरी गोले का निर्माण किया है। इस गोले को लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल बोले तो LRMP का नाम दिया गया है। इस गोले की अधिकतम रेंज 150 किलोमीटर तक है। LRMP अन्य तोप के गोले से बिल्कुल अलग है। इस गोले में विंग लगे हुए हैं जो नियत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद खुल जाते हैं और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे में दुश्मन का M777 के हमले से बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत M777 होवित्जर का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। इसे चीन से लगे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया गया है। जी हां, सी एयर स्पेस 2023 इवेंट के दौरान जनरल एटॉमिक्स ने बताया है कि उसके नए 155 मिलीमीटर के गोला बारूद को M777 आर्टिलरी यूनिट
यूनिट से फायर किया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों अब बचना दुश्मनों का इस गोले से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी ने ब्रिटिशी पीएम सुनक को फोन करके जताई चिंता, भारत विरोधी तत्वों पर जल्द एक्शन लेने की कह दी बात। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उनसे भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी ने सुनक से गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों की बातचीत में भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, खासकर व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारियों पर गहन चर्चा हुई। मोदी ने सुनक से यह भी जानना चाहा कि भारत से भागे आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ी है। बातचीत में ब्रिटिश पीएम सुनक ने भारत की अध्यक्षता में जारी G20 के समारोह के प्रति भरपूर समर्थन जताया। मोदी ने बैसाखी की पूर्व संध्या पर सुनक को बधाई भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने समकक्ष ऋषि सुनक से कहा कि ब्रिटेन में भारत विरोधी तत्वों का बेखौफ होकर कानून हाथ में लेना चिंताजनक है। उनका इशारा हाल के दिनों में खालिस्तानियों के हमलों की तरफ था। पीएम ने कहा कि ब्रिटेन को ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर ब्रिटिश पीएम सुनक ने पीएम मोदी को आश्वस्त किया है कि ब्रिटेन में भारत के दूतावासों की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह लंदन में जिस तरह भारतीय उच्चायोग पर हमला हुआ उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनक के सामने भारत से भागे आर्थिक अपराधियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में सरकारी खजाने को लूटकर लोग ब्रिटेन में छिप जाते हैं। मोदी ने सुनक से कहा कि ब्रिटेन में ऐसे अपराधियों के जल्द से जल्द प्रत्यर्पित करे ताकि उन्हें भारत के कानूनों के तहत सजा दिलाई जा सके। बहरहाल दोस्तों, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है वो खुद भारतीय मूल के हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या भारत को लेकर वो वाकई में सीरियस होकर के एक्शन लेंगे अपराधियों पर? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच एक छोटे से राष्ट्र ने ले लिया पुतिन से पंगा, 15 रूसियों को निकाला देश से बाहर। बता दे यूक्रेन युद्ध के बीच एक छोटे से देश ने सीधे रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से पंगा ले लिया। इस देश का नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पुतिन से सीधे पंगा लेने की हिम्मत जुटाई है यूरोप के एक छोटे से देश नॉर्वे ने। जी हाँ, जिसने 15 रूसियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। अब आपको बता दें दोस्तों आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल जिन रूसियों को नॉर्वे ने अपने देश से बाहर रास्ता दिखाया है उन पर जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। नॉर्वे की सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा है कि वो 15 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर रही है क्योंकि उन पर ओस्लो में रूसी दूतावास में काम करने के दौरान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का संदेह है। विदेश मंत्री एनिकेन यूटफेल्ड ने कहा है कि यह कदम नॉर्वे में रूसी खुफिया गतिविधियों के दायरे को कम करने और इस तरह हमारे राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। नॉर्वे की सरकार ने कहा कि रूसियों की गतिविधि अवांछित घोषित की गई है क्योंकि ये उनके राजनयिक दर्जे के साथ असंगत थी। नॉर्वे ने एक तरह से ऐसा करके रशिया से लड़ाई छेड़ दी है, रार छेड़ दिया है। ये सीधे रशिया के राष्ट्रपति को चुनौती देने के समान है। बहरहाल रशिया से अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर आशंका है कि नॉर्वे पुतिन के कोप भाजन का शिकार हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में खूब लताड़ा, कहा आतंकियों को दे रहा है ये हथियार। अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दिखाए ऐसे ऐसे सबूत कि पाकिस्तान भी हो गया हैरान। बता दे संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को विश्व बिरादरी के सामने एक बार फिर लताड़ लगाई है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देने पर घेरा और ठोस सबूत पेश करके उसे बेनकाब किया। रुचिरा ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को हथियार एवं अन्य सामान मुहैया कराता है। इसके लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से सैकड़ों बार ड्रोन की घुसपैठ कराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद को बताया कि भारतीय अधिकारियों ने पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों के लिए हथियार और ड्रग्स गिराने के लिए पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की गतिविधियों को अनेकों बार नाकाम किया। पिछले साल नवंबर तक भारतीय एजेंसियों द्वारा कम से कम 22 ऐसे ड्रोन पकड़े जाने की सूचना मिली थी जिनके जरिए सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी। भारतीय एजेंसियों की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले साल भारत में पाकिस्तान की ओर से 266 ड्रोन घुसपैठ की सूचना मिली थी। ड्रोन की घुसपैठ की गतिविधियां तब से बढ़ी हैं जब बॉर्डर पर आतंक के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा बलों ने मजबूर सुरक्षा तंत्र विकसित कर लिया है और घुसपैठियों उस पार से इस पार जिंदा नहीं आ पाते हैं। ऐसे में आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद ली जाती है और उन्हीं के जरिए अवैध हथियारों, गोला बारूद आदि की खेप पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आतंक
जंग को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की ऐसी कोशिशों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने विश्व बिरादरी से अंतर्राष्ट्रीय निंदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस तरह के व्यवहार की निंदा करनी चाहिए और ऐसे देशों को उनके कुकर्मों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। रुचिरा कंबोज ने यह भी कहा कि हम सीमा पार से अवैध हथियारों की आपूर्ति की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो पड़ोसी मुल्क के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता है, यानी बुरे तरीके से पाकिस्तान को घेरा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन में रमजान के महीने में उइगर मुसलमानों के रोजा रखने पर बैन नजर रखने के लिए जासूस तैनात। बता दें, चीन में उइगर मुसलमानों पर कम्युनिस्ट सरकार का जुल्म जारी है। रमजान के महीने में उनके रोजे रखने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पुलिस उइगरों पर निगरानी के लिए जासूसों का इस्तेमाल कर रही है। उनका काम रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास कर रहे लोगों की निगरानी करना है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। आउटलेट ने पूर्वी झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में तुर्पन या चीनी में तुलुफान के एक पुलिस कर्मचारी का हवाला देते हुए बताया है कि चीन ने ऐसे जासूसों का नाम कान रखा है। कान के मेंबरों में आम इंसान, पुलिस अधिकारी और उस इलाके के समिति के सदस्य शामिल हैं। रेडियो फ्री एशिया से बातचीत में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस इलाके में कई सीक्रेट एजेंट्स हैं। उन्होंने बताया कि उइगर संस्कृति, भाषा और धर्म को कम करने के प्रयास के तहत ऐसा किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन ने 2017 से ही रमजान के दौरान शिनजियांग में मुसलमानों के उपवास करने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था और अब जो रिपोर्ट आई है दोस्तों उसमें यह है कि किसी भी हालत में रमजान के महीने में उइगर मुसलमान रोजा ना रख पाए, इस पर बैन के साथ साथ कड़ी नजर भी रखी जा रही है। उन पर बहुत बुरा अत्याचार किया जा रहा है चीन के द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां जयशंकर जी का बहुत बड़ा बयान। कहा, भारत अब पाकिस्तान और चीन की ओर से पैदा की जा रही सुरक्षा चुनौतियों से कभी भी निपट सकता है। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को अंजाम दे रही ताकतें अब जान गई हैं कि ये एक नया भारत है जो उन्हें जवाब दे देगा। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश पाकिस्तान और चीन द्वारा इसकी यानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा की गई चुनौतियों से निपट सकता है। युगांडा में बुधवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर जी ने देश के एक नए भारत में तब्दील होने का उल्लेख किया। अपनी सीमाओं पर भारत द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जयशंकर जी ने कहा कि आज लोग एक नया भारत देख रहे हैं जो सामना करने को इच्छुक है और चाहे ये उरी हो या बालाकोट, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटेगा। उन्होंने 2016 में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के उरी में थल सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर किए गए हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा किए गए हवाई हमले का हवाला देते हुए ये बात कह दिया है कि भारत के खिलाफ दशकों से सीमा पार से आतंकवाद में संलिप्त ताकतें जिन्हें भारत ने सहन किया है, अब वो जान चुकी है कि ये एक नया भारत है और ये भारत उन्हें जवाब दे देगा। ऐसे में हमसे दूर ही रहो तो बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ऐसे में दोस्तों कमेंट में आप लोग मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रशिया और भारत की दोस्ती से टेंशन में अमेरिकी सांसद ने कहा हमारी टीम में शामिल हो जाए इंडिया। बता दें, चीन के साथ बढ़ते विवादास्पद संबंधों पर एक प्रमुख कांग्रेस कमेटी के एक अमेरिकी सांसद ने भारत के रशिया और चीन की जगह टीम अमेरिका चुनने का आह्वान किया। मैसाचुसेट्स से चुने गए डेमोक्रेट जैक ऑचिनकलॉस ने बुधवार को कहा कि उन्हें चिंता है कि अगर भारत वास्तव में रशिया और चीन के साथ नहीं जुड़ता है तो वो एक गंभीर तीसरा कारक बन सकता है। जैक ऑचिनकलॉस अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रवर समिति के सदस्य हैं, जिन्हें प्रतिनिधि सभा को नियंत्रित करने वाले रिपब्लिकन और व्हाइट हाउस व सीनेट को नियंत्रित करने वाले डेमोक्रेट का समर्थन हासिल है। ऑचिनकलॉस की टिप्पणी बढ़ती निराशा को दर्शाती है। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण पर भारत की स्थिति के बारे में अन्य नीति निर्माताओं और सांसदों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को ही दोहराया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 4 भारतीय मूल के सदस्यों में से एक रॉ खन्ना 2022 में सार्वजनिक रूप से भारत को अमेरिका और रशिया के बीच चयन करने के लिए कहने वालों में से एक है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां सऊदी अरब को अचानक भारत की राह क्यों अच्छी लगने लगी। बता दें, यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री उमर सुल्तान ओलामा ने पिछले साल अक्टूबर में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया उससे वो काफी प्रभावित हैं। उमर सुल्तान ओलामा ने कहा था कि ऐतिहासिक रूप से दुनिया एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या त्रिध्रुवीय रही है। ऐसे में आप किस खेमे का चुनेंगे? मैं भारत के विदेश मंत्री से काफी प्रभावित
प्रभावित हूँ। मैंने उनके कई भाषण देखे। एक चीज तो स्पष्ट है कि यूएई और भारत को किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। आखिरकार जियोपॉलिटिक्स खास गुटों के हितों से तय की जाती है। ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में रहा ये मॉडल अब नहीं है। आज के वक्त में एक देश को अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए। इसी साल मार्च में सऊदी अरबिया के रिसर्चर और राजनीतिक विश्लेषक सलमान अल अंसारी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत ने पश्चिम के भारी दबाव के बावजूद अपने हितों से समझौता नहीं किया। मैं भारत की जमकर, साथ ही भारत के विदेश नीति की जमकर सराहना करता हूं। ऐसे में दोस्तों आप लोग सऊदी अरबिया को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा भारत की तारीफ करने को लेकर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल, सुरक्षा एजेंसियों ने अटारी बॉर्डर पर लगाए इसके पोस्टर। बता दें पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी आईसीपी के साथ साथ गुरदासपुर और अमृतसर के रेलवे स्टेशनों पर भी भगौड़े अमृतपाल सिंह के वांटेड पोस्टर चिपकाए हैं। एजेंसियों को आशंका है कि अमृतपाल तीर्थ यात्री, व्यापारी या पर्यटक की आड़ में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर सकता है। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमृतपाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन से यात्रा करने का प्रयास कर सकता है। खालिस्तानी कट्टरपंथी को पोस्टर में अलग अलग लुक में देखा जा सकता है। सिर पर बिना बालों और बिना दाढ़ी के साथ कम से कम 8 अलग अलग लुक में उसके पोस्टर को अटारी सीमा के पास लगाया गया है। इसके अलावा सफा और सिरोपा पहने हुए पोस्टर बटाला और अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं और साथ ही लिखा है कि यह तस्वीर अमृतपाल सिंह की है, जिसकी पुलिस को अलग अलग मामलों में तलाश है। अगर किसी को उसके बारे में जानकारी है तो नीचे दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करें। मुखबिर को उचित इनाम दिया जाएगा और मुखबिर का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिर में पारंपरिक समारोह में उमड़े हजारों श्रद्धालु। बता दें बड़ी ही पॉजिटिव और अच्छी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख हिंदू मंदिर में 2 दशकों में एक बार आयोजित होने वाले पारंपरिक समारोह में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मीडिया में आई एक खबर में ये जानकारी दी गई है। ये समारोह सिडनी के बाहरी इलाके हेलेंसबर्ग में स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर, मलेशिया और मॉरिशस से आए 15 पुजारियों और आगंतुकों सहित 20,000 से अधिक हिंदू इस समारोह में शामिल हुए। मंदिर में आयोजित कुंभाभिषेकम समारोह को समूचे समुदाय के लिए समृद्धि लाने वाला माना जाता है। मंदिर का जीर्णोद्वार 30 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की लागत से पिछले साल शुरू किया गया था। साथ ही साथ इसी नाम पर कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में चुनाव के लिए अब अमेरिका की शरण में इमरान खान पुराने बयानों पर मांगने लगे माफी। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब अपने देश में चुनाव करवाने के लिए अमेरिका की शरण में पहुंच गए हैं। उनकी पार्टी के मुताबिक इमरान खान ने अमेरिकी प्रशासन से फोन पर बात की है और कहा है कि किसी तरह से निष्पक्ष चुनाव करवा दिए जाएं। अमेरिका के 4 सांसदों ने यह बात मानी है कि इमरान खान अपने पुराने बयानों पर माफी मांगना चाहते हैं और संबंध ठीक करना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन आतिफ खान ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया कि देश को स्थिर करने के लिए निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मीडिया, कांग्रेस और प्रशासन तीनों से निवेदन है कि किसी तरह से पाकिस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए। इमरान खान की पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो बाइडेन प्रशासन को मौजूदा सरकार के साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिए। इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि वो अमेरिका के लिए जो कुछ भी बुरा भला बोलते थे वो पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा के इशारे पर कहते थे। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल थर्राया। जापान आनन फानन में लोगों से कहा खाली कर दो घर। फिर अचानक क्या हुआ आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने गुरुवार को सुबह बैलिस्टिक मिसाइल दागी और जापान में खलबली मच गई। प्रशासन ने पूर्वी हिस्से में लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। हालांकि बाद में प्रशासन ने इस आदेश को वापस ले लिया। उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल की टेस्टिंग जारी रखे हुए हैं। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 100 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल के दागे जाने के बाद जापान के प्रशासन ने अपने एक द्वीप के लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते, जहां कोरोना को लेकर नया अपडेट, दिल्ली में पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में फिर 1500 से ज्यादा नए मामले, 2 की मौत। बताते देश भर के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को कोविड के 1527 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही संक्रमण दर 27.77% दर्ज की गई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित
2 और लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में पिछले 13 दिनों में कोरोना वायरस से संबंधित 17 लोगों की मौतें हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें, जहां अतीक अहमद के सिर पर लगी बोतल उमेश पाल के समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। बता दें प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में कल अतीक अहमद की सुनवाई थी। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतीक को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। इस दौरान जब अतीक अहमद कोर्ट परिसर से निकल रहा था तभी वहां मौजूद उमेश पाल के समर्थकों और वकीलों ने अतीक अहमद पर जूता चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर में अतीक पर बोतल भी फेंकी गई जो कि उसके सिर पर जा लगी। वहीं कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि इससे पहले 28 मार्च को कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी गुस्साए वकीलों ने अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी की थी। जी हां, प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई से पहले अतीक अहमद की तबीयत भी बिगड़ी थी। बहरहाल दोस्तों आप लोग भी जय श्री राम जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ममता को केंद्र से फंड नहीं मिला तो कहने लगी कि आंचल फैलाकर मांग लूंगी भीख लेकिन नहीं जाऊंगी दिल्ली। बता दें पश्चिम बंगाल सरकार की केंद्र से बकाया मनरेगा फंडिंग की मांग अब चुनावी रंग में बदलने लगी है। पिछले सप्ताह टीएमसी सांसद मनरेगा फंड की मांग को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यालय पहुंच गए थे। वहीं अब पश्चिम बंगाल की सीएम व टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक अलग दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि केंद्र की ओर से बंगाल सरकार को 2024 तक कोई फंड नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय फंड के मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा उन्हें भले ही आंचल फैलाकर राज्य की महिलाओं से भीख क्यों ना लेनी पड़े लेकिन वो अब केंद्रीय फंड के लिए दिल्ली भीख मांगने नहीं जाएंगी। सीएम ने वर्ष 2024 तक पश्चिम बंगाल को फंड न मिलने की आशंका जताई है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां अतीक अहमद के बेटे असद का हुआ एनकाउंटर तो गिरिराज सिंह ने दे दी नीतीश कुमार को नसीहत। कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आप कुछ सीखिए। जी हां, माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ ने एक एनकाउंटर झांसी जिले में किया। एनकाउंटर में असद के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक अन्य शूटर गुलाम भी मारा गया। दोस्तों इस एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ तो सीखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों दिवंगत उमेश पाल की मां ने कहा कि हमको आज न्याय मिल गया, सीएम योगी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यवाही पर उमेश पाल की मां शांति देवी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस का आभार जताया है। शांति देवी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी और पुलिस विभाग का धन्यवाद करती हूं। पुलिस प्रशासन ने अपना फर्ज अदा किया है, जो उनको करना चाहिए वो उन्होंने अच्छा किया। हमें सीएम योगी पर भरोसा था और आज भी पूरा भरोसा है। बहरहाल दोस्तों इस एनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, लेकिन आपको बता दें विपक्ष अभी भी बौखलाया हुआ है। मायावती कह रही है कि मामले की जांच होनी चाहिए और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ करके मुद्दे से भटका रही है भारतीय जनता पार्टी। अब आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय आप लोग जरूर रखिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां ओल्ड पेंशन पर मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। फैसले से लाखों कर्मचारियों के बल्ले बल्ले। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ओल्ड पेंशन योजना देने का फैसला लिया है। जी हां, अब आप पुरानी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। लंबे समय से देश भर में ओपीएस की मांग चल रही थी, जिस पर पिछले दिनों मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना पर मिले अपडेट के अनुसार अगर किसी भी कर्मचारी की भर्ती 22 दिसंबर 2003 के पहले हुई है तो उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे कर्मचारी जिन्होंने सरकारी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के बाद ज्वाइन किया, उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फायदा नहीं मिलेगा। उन लोगों को नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। जी हां, और इसका डेडलाइन है 31 अगस्त। 31 अगस्त तक आप इस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, 2023 31 अगस्त तक। ऐसे में आशा करता हूं दोस्तों ये सारी खबर सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।